जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं रुचि सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स, मेजर कलसी क्लासेस। तो बच्चों, आज की जो आपकी क्लास है, जो आज 8 दिसंबर को आपकी क्लास होनी है, तो ये एक लेक्चर आपका रिकॉर्डेड लेक्चर आ रहा है, क्योंकि ये लेक्चर हमने आज पहले ही उसको क्या कर लिया है, रिकॉर्ड कर लिया है, क्योंकि कल कुछ कारणों से हम नहीं रह पाएंगे, हम यहाँ उपस्थित नहीं रहेंगे इस वजह से। तो आज इसको रिकॉर्ड कर लिया है, इसको हमने कमेंट किया ताकि आपका करंट अफेयर उस दिन का ना छूटे, ठीक है। फिर जैसे अगले दिन हम आके जैसे आपका 7 AM पे जो आपका करंट का जो लाइव चलता है वो वैसे चलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसको हम लोग यहाँ पे आपकी जो हमारी क्लास है, तो आज के जो हम देखते हैं कि हमारे जो करंट अफेयर्स में है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इंडिया टू होस्ट सेंट्रल एशियन कंट्रीज NSA कॉन्क्लेव, ये हमारा क्या है, ये हमारी आज की मुख्य थीम है। तो चलिए हम पहली न्यूज़ देखते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं, आपके बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम हमारे जो MKC का लर्निंग ऐप है, सारी क्लासेस तो हमने क्या कर दी हैं, ऑनलाइन कर दी हैं, लाइव कर दी हैं, तो ये सारी चीज़ें, तो फिर ऐप में क्या चीज़ें हैं, तो देखिए सारी क्लासेस आपको एकदम फ्री में उपलब्ध हैं यूट्यूब के चैनल पे। साथ ही आपका ये जो ऐप में क्या मिलेंगी आपको, यहाँ पे भी लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, डाउट काउंटर, ये सारा कुछ आपको मिलेगा। इसमें स्पीड टेस्ट, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस है ना, जितना भी कॉन्सेप्ट हमने रेडी कर लिया उसको प्रैक्टिस की भी आवश्यकता है, इंटरैक्टिव सेशंस, एक्सपर्ट फैकल्टी, ये सारी चीज़ें आपको ऐप में मिलेंगी। तो ये ऐप के सारे फीचर्स थे। आपके जो भी क्वेश्चंस थे आप एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिएगा। इधर आपके नंबर्स भी दिए रहते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे आपके नंबर्स हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज हो आप नंबर्स पे कॉल करिए। तो चलिए फिर समय ना गंवाते हुए हम सीधे अपने आज के सेशन पे चलते हैं ना। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है हम उस पे पढ़ते हैं। तो हमारी पहली न्यूज़ आज की है, किससे रिलेटेड है कि IIT मद्रास रिसर्चर्स डेवलप टेक्नोलॉजी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव्स। अब मतलब ये क्या चीज़ हो गई, मतलब अब हम कल भी हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने में अडानी पावर्स के बारे में पढ़ा था, है ना, वो नंबर 1 पे पहुंच गए हाइब्रिड पावर में। आज हमने क्या देखा कि ये जो IIT मद्रास के रिसर्चर्स हैं, ये डेवलप कर रहे हैं टेक्नोलॉजी जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, किससे, समुद्र की लहरों से। अब देखो लहरों में कितना वेग होता है ना, कितनी स्पीड से लहरें आती हैं। अब इन लहरों की स्पीड को हम चैनलाइज करेंगे, किसमें, हम उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, तो ये तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। क्या है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। तो आपने क्या याद रखना है, IIT मद्रास, आपके उसमें सिंगल वर्ड में पूछ लेगा कि कौन सी IIT इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा, चाहे तो आप लोग लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम फिर इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे इस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, क्या है इससे रिलेटेड। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ का है, मद्रास के रिसर्चर्स ने ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर क्या किया है, ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर इसका नाम रखा है। द ट्रायल्स ऑफ दिस डिवाइस वर सक्सेसफुली कंप्लीटेड ड्यूरिंग द सेकेंड वीक ऑफ नवंबर 2022। यानी इसके जो ये डिवाइस जो बनाया था ओशियन वेव्स इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्टर, ये इसका जो ट्रायल था ये नवंबर के दूसरे वीक में ही हो गया, है ना। द सिस्टम नेम्ड सिंधुजा। अब इस सिस्टम का नाम क्या है, सिंधुजा। मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ लीजिएगा सिंधुजा सिस्टम है क्या, है ना, और इसको कौन बना रहा है, इसमें किया क्या जाएगा, तो ये सारी चीज़ें, कई प्रश्न इसमें हल हो गए। वॉज डिप्लॉयड बाय द रिसर्चर्स अबाउट 6 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ तुतिकोरिन इन तमिलनाडु वेयर द सी डेप्थ इज अबाउट 20 मीटर। अब इसको कहाँ पे डिप्लॉय किया गया था, इसकी टेस्टिंग कहाँ की गई थी, तमिलनाडु में एक तट आता है उसका नाम है तुतिकोरिन, और तमिलनाडु का तट है, तमिलनाडु का तट, इसको कहते क्या है, कौन सा कोस्ट कहते हैं, जैसे केरला के कोस्ट को मालाबार कोस्ट कहते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे, है ना। जैसे हम लोग लाइव लेक्चर में भी आपसे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, आप सब बढ़ चढ़ के आंसर भी देते हो, तो इसमें भी आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि तमिलनाडु का जो कोस्ट है उसको बोलते क्या है, पूरे तट को, है ना। तो उसी पूरे तट में एक जगह है तुतिकोरिन, वहां पे हमने इसकी क्या की है, टेस्टिंग की है। सिंधुजा कैन करंटली प्रोड्यूस 100 वॉट्स ऑफ पावर। ये करंटली कितना पावर प्रोड्यूस करता है, 100 वॉट्स ऑफ पावर, है ना। इट विल जनरेट 1 मेगावाट ऑफ पावर इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। और नेक्स्ट 3 सालों में ये क्या करेगा, 1 मेगावाट पावर को क्या करेगा, जनरेट करेगा, ठीक है। अभी तो शुरुआत हुई है, तो शुरुआत में 1 मेगावाट मतलब पहला बेबी स्टेप चल रहे हैं ना हम लोग, अचानक से 200-300 मेगावाट नहीं बनाने लगेंगे। तो ये क्या है, तो बिल्कुल ऐसा ना लगे मैम ये तो बहुत कम बिजली बन रही है ना। तो शुरुआत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यही होता है, शुरू में चीज़ें छोटे स्तर पर शुरू की जाती हैं। द सिस्टम हैज़ बीन नेम्ड सिंधुजा विच मीन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ओशियन। सिंधुजा
मतलब किसी चीज से उपजा, उपजा मीन्स जन्म देने वाला, है ना। तो ये क्या है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ओशियन। सिंधुजा का मतलब सिंधु मीन्स ओशियन, और ओजा मतलब उसमें क्या है, ओशियन, मतलब हमारा संधि विच्छेद हिंदी भी इसमें कंप्लीट हो रहा है ना। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्लोटिंग बयो, अ स्पार एंड एन इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल। इसमें क्या है, एक फ्लोटिंग मतलब समुद्र में एक तैरता हुआ एक ये क्या होता है, बॉयंट मतलब बॉयंसी क्या होती है, तैरने वाली जो ताकत होती है। एज द वेव मूव्स अप एंड डाउन, एक बलून टाइप का होगा जो उसकी उसमें तैरता रहेगा, और जब वेव्स ऊपर और नीचे होंगी तो वो भी ऊपर और नीचे होगा, है ना, बलून जैसा उसमें कुछ रहेगा। इन द करंट डिजाइन अ बलून लाइक सिस्टम कॉल्ड बियो हैज सेंट्रल होल दैट अलाउज अ लॉन्ग रोड कॉल्ड अ स्पर टू पास थ्रू इट, ठीक है। और इसमें एक लॉन्ग रॉड टाइप का लगा दिया है, वो ऊपर नीचे जिस हिसाब से होगा। फिर द स्पर कैन बी अटैच टू द सी बेड एंड पासिंग वेव्स विल नॉट अफेक्टेड व्हाइल द बियो विल मूव अप एंड डाउन एंड जनरेट रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। मतलब उसमें एक रॉड लगाई रहेगी और ऊपर नीचे जैसे ही होगा तो हमने क्या कहा, बस हमें क्या करना होता है, टरबाइन घुमाना होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, है ना। और उसमें अब वो जिस तरह से, जिस मेहनत से, जिस तरीके से हम उसको जनरेट कर रहे हैं उसे हम उसी का नाम दे देते हैं। तो बस इसमें इतनी चीज़ करनी थी, ठीक है। और इससे हम क्या बना रहे हैं, वेव्स बना रहे हैं। चलिए, वेव्स से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी खबर है वो क्या है, नेशनल आर्म फोर्सेस फ्लैग डे 2022 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस का फ्लैग डे, झंडा दिवस, इसको क्या बोलते हैं, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। देखिए ऐसे दो तलवारें रहती हैं, ये एंकर रहता है ना, इधर ईगल रहता है, उधर हमारा सत्यमेव, ये जो हमारा अशोक का चिन्ह है ना, एम्बलम जो हमारा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस पूरे को हम क्या 7 दिसंबर को मनाते हैं, हमारा झंडा दिवस मनाते हैं। तो ये चीज़ हमारी हो गई। इसमें आप लिख लेंगे आर्म फोर्सेस फ्लैग डे, ये क्या है, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे है, ठीक है। तो चलिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। वैसे कल के प्रश्न उसमें हमने आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे थे, आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिए थे कि आर्मी का ध्येय वाक्य क्या है, कमेंट सेक्शन में इसके लिए। चलिए फिर उसके बाद आगे देखते हैं। आपने दिवस भी बताए थे कि आर्मी डे कब मनाते हैं, नेवी डे कब मनाते हैं। तो एवरी ईयर, अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। एवरी ईयर ऑन 7 दिसंबर इंडिया कॉमेमोरेट्स आर्म फोर्सेस फ्लैग डे इन ऑर्डर टू रेज डोनेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ आर्म फोर्सेस स्टाफ। आर्म फोर्स के जो स्टाफ होते हैं उनके वेलफेयर के लिए, डोनेशंस इंक्रीज करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अब जब ये चीज़ आ गई है तो पिछला जो हम पढ़ते आ रहे हैं, तो एक चीज़ आप मुझे बताइएगा, डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कोष बनाया था, एक वेबसाइट लॉन्च की थी कि जो कैजुअलिटीज़ होती हैं जो आर्म फोर्सेस में, तो उनके लिए अगर देश की आम जनता कुछ करना चाहती है उनके लिए, उन मतलब जो जिन्होंने अपने देश के लिए परम बलिदान दिया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है, तो उसके लिए एक वेबसाइट बनाई गई थी, एक पूरा फंड बनाया गया था। उसका नाम क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, दिस डे इज ऑब्जर्व टू इनकरेज पब्लिक एंगेजमेंट एंड सपोर्ट अक्रॉस द कंट्री फॉर द फॉलोइंग गोल्स। कौन कौन से गोल्स होते हैं, टू प्रोवाइड रिहेबिलिटेटिव असिस्टेंट टू द रिलेटिव्स ऑफ द वॉर विक्टिम्स को, मतलब हम उनको मदद प्रोवाइड करें। तो ये एक वैसे भी हमारे आम जो देश की जनता है, देश की जनता में क्या होता है, आर्म फोर्सेस के लिए बहुत बड़ा मतलब एक अलग ही जुनून होता है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो हमारा झंडा दिवस कब मनाते हैं, 7 दिसंबर को मनाते हैं, है ना। हमारा कॉज क्या है, उसमें हम किस चीज़ को रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ क्या है हमारी, 51st मैत्री दिवस मार्किंग रिकॉग्निशन ऑफ बांग्लादेश बाय इंडिया सेलिब्रेटेड इन ढाका। अब बांग्लादेश तो 1971 में नया देश बना, इससे पहले तो कोई देश ही एग्जिस्ट नहीं करता था, है ना। ये जब जाके 3 दिसंबर को ये वॉर शुरू हो गया, दिसंबर 1971 में, और फिर लगभग 13 दिन तक ये चला, और 16 दिसंबर को जाके नया देश बन के तैयार हो गया, है ना। तो ये नया देश जो बन के तैयार हो गया, तो ढाका में मनाया गया 51वां मैत्री दिवस भारत द्वारा बांग्लादेश की मान्यता को चिन्हित करता है, ठीक है। इसमें क्या है, वैसे भी पाकिस्तान तो हमारा एक पड़ोसी बहुत ज़्यादा क्या करता है, टेररिज्म फैलाता है, हमारे देश में अशांति फैलाने की कोशिश करता है। ऑन द अदर हैंड जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ हमारे मित्रवत संबंध है। हालांकि बांग्लादेश में कुछ बहुत ऐसे संगठन हैं जो बहुत ही कट्टरपंथी संगठन हैं, वो कई तरह की ऐसी हरकतें करते रहते हैं कि भारत और बांग्लादेश के संबंध बिगड़े, लेकिन जो सरकारें हैं उन सरकारों के बीच में आपस में कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा है। तो है ना, ये आप बांग्लादेश की देखिए पीएम है ना, बांग्लादेश की पीएम का आप नाम बताएंगे। तो चलिए, इसमें ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है ना। चलिए फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है कि लिबरेशन वॉर फाइटर्स, ये जो लिबरेशन वॉर जो बांग्लादेश को लिबरेट कराया गया था, उसको पहले बोला जाता था ईस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश को पहले क्या बोला जाता था, ये ऐसे करके जो बांग्लादेश था ईस्ट पाकिस्तान, वो तो खैर उसकी अलग कहानी थी कि ये कैसे अलग हुआ, कितना पाकिस्तानियों ने, पश्चिमी पाकिस्तान ने इस पर इतना जुल्म ढाए कि जो बांग्ला लोग हो गए वो अलग बांग्लादेश उन्होंने बताया। तो लिबरेशन वॉर उसको ये लोग बोलते हैं कि ये हमारा क्या था, लिबरेशन मुक्ति संग्राम था। और पार्लियामेंटेरियंस, मेंबर्स फ्रॉम सिविल सोसाइटी, मीडिया, डिग्नेटरीज एंड अदर
prominent people took part in the event organized by the High Commissioner of India in Dhaka. Minister for Liberation War Affairs Bangladesh AKM Mohammad Haq was also chief guest of the occasion. तो भारत में जो हाई कमीशन है हमारे भारत देश की जो हाई कमीशन है कहाँ है, बांग्लादेश में है। उसने ये मतलब क्या किया था, मतलब बांग्लादेश में ही ये जो फेस्टिव मतलब ये जो फंक्शन था उसको ऑर्गेनाइज किया था। अच्छा, एक नाम आया है यहाँ पे बेटा, हाई कमिश्नर। ये क्या आया है, हाई कमीशन। अब हाई कमीशन, और अचानक से मुझे याद आया कि मुझे ये चीज़ भी आपको बतानी चाहिए, है ना। हाई कमीशन और किसमें, और एम्बेसडर में। जो हाई कमिश्नर होता है और एम्बेसडर, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, तो खैर चलिए हम ही बता देते हैं, है ना। लाइव सेक्शन होता तो आप लोग कई सारी चीज़ें, चलिए इसमें हाई कमिश्नर हो गया और ये हमारा एम्बेसडर हो गया। इनमें एम्बेसडर मतलब राजदूत जो होता है, इनमें क्या अंतर होता है, देखो जो देश कॉमनवेल्थ के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, वहाँ भारत का हाई कमीशन होता है, और जो देश कॉमनवेल्थ के मेंबर नहीं है, ऐसे ही हैं, वहाँ भारत का एम्बेसडर नियुक्त होता है। अब प्रश्न ये आएगा, मैम कॉमनवेल्थ क्या होता है, तो जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने शासन कर रखा था, पाकिस्तान को गुलाम बना रखा था, इंडिया को, श्रीलंका को, म्यांमार को, इधर थाईलैंड, आगे जितना एरिया पे जाते जाएंगे, तो जो देश हमारे क्या हैं, अंग्रेज़ों के गुलाम थे, वो सारे देशों ने जब इनको आज़ादी मिल गई तो ये कॉमनवेल्थ का हिस्सा बने। तो कॉमनवेल्थ में भारत के जो राजदूत जाएंगे उनको हम हाई कमिश्नर कहेंगे। क्या कहेंगे, हाई कमिश्नर कहेंगे। अभी अमेरिका जैसे बाकी देशों में हम लोग जाएंगे तो वहाँ हमारे एम्बेसडर नियुक्त होंगे। तो हाई कमीशन, बांग्लादेश तो वैसे भी वो तो मतलब इंडिया गुलाम था, तो इंडिया के साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान तो जुड़े हुए थे, है ना, तो ये भी हो गए। तो चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया ना सबको। अब इसमें हम आगे खबर देखते हैं कि उच्चायुक्त जो वर्मा थे, इन्होंने मतलब इसको सेलिब्रेट किया, और सेलिब्रेट करने के साथ 1971 में जो हम ये युद्ध जीते थे, है ना, कहते हैं सबसे बड़ी ऐसी सेना का जो मतलब इतनी बड़ी सेना थी, उसने क्या किया था, आत्मसमर्पण किया था। तो करने वाला पाकिस्तान था और करवाने वाला, उनको घुटने पे लाने वाला भारत था, है ना, हमारा देश था। तो बांग्लादेश, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, 16 दिसंबर को आज़ाद हुआ था, जब लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी किसके थे, पाकिस्तान के, है ना, इनका नाम याद रखिए, के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी सेना ने लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा किसकी जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल भारतीय फौज के, है ना। वो फोटो याद करिए कि जिसमें भारतीय फौज के जगजीत सिंह अरोड़ा साइन कर रहे हैं और नियाजी उनके बगल में बैठे हुए हैं ना, तो वो बड़ी हिस्टोरिक फोटो थी, ऐतिहासिक फोटो थी वो। जगजीत सिंह अरोड़ा और मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व वाली भारतीय सेना की संयुक्त सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। लगभग कितने लोगों ने, 93,000 पाकिस्तानियों ने आत्मसमर्पण किया था, अपने हथियार डाल दिए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था ये। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी और युद्ध में पहला मतलब इतना बड़ा क्या था, आत्मसमर्पण था। तो ये करवाने का जो काम किया था भारत ने किया था, है ना। पाकिस्तान को जो घुटने पे लाया था वो भारत लाया था, इस पे हर व्यक्ति को गर्व है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगली खबर हमारी क्या है, प्रेसिडेंसी ऑफ G20 SCO UNSC इन 2022, मतलब 2022 और 23। अब तो वैसे भी अभी हमारा आज़ादी का 75 वर्ष हो रहा है, हम इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। अब तो वैसे भी हमारे मतलब हम आगे से इसके बाद हमें क्या है, विश्व गुरु बनने की ओर तो हम वैसे भी बढ़ रहे हैं। हमें किसकी अध्यक्षता मिली है, और किसकी, G20 की अध्यक्षता। G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर से 1 साल के लिए मिल गई है हमें, यानी 2023 में जो हेड ऑफ द स्टेट आएंगे सारे 19 देश और यूरोपियन यूनियन के, और जिनको भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में बुलाया जाएगा, उनको बोला जाएगा कि हाँ आइए आप बैठिए, देखिए किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो सब भी कहाँ आएंगे, भारत आएंगे। फिर उसके बाद क्या है, SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसे तो मैंने इतनी बार पढ़ाया है, क्या आपकी ऑफलाइन क्लासेस में, क्या आपकी ऑनलाइन ऐप पे पढ़ाया है, तो इसका आप लोग मुझे जवाब देंगे। फिर इसके बाद इस जवाब आप लोग देंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। SCO का गठन कब हुआ था, कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, HCO का हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म तो मैंने ही बता दिया, है ना। और इसमें मेंबर्स कितने हैं, हाउ मेनी मेंबर्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। और फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी दिसंबर माह की अध्यक्षता किसे मिली है, हमारे प्यारे देश को मिली है। तो 2022 मतलब काफ़ी शुभ रहा हमारे लिए, है ना। तो चलिए फिर उसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद क्या है कि 2022 का दिसंबर माह, ये सारी ही चीज़ें कि ये सारी चीज़ों की क्या है, अध्यक्षता हमें मिली हुई है। और हम वसुदैव कुटुंबकम, वसुधा क्या है, संपूर्ण वसुधा, एक कुटुंब है, एक परिवार है, इस विचारधारा के साथ हम भारतीय इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें प्रधानमंत्री जी ने कुछ 5S दिए हैं, तो इन्होंने क्या कहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना एक अप्रोच दिया है। उन्होंने कहा है सबसे पहला S क्या है, सम्मान, संवाद,
सहयोग, शांति और समृद्धि, है ना। शांति की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैसे यूक्रेन पे युद्ध हो रहा है और कैसे पूरा यूरोपियन यूनियन पूरा सब कुछ मतलब एकदम सब पूरा एकदम युद्ध का माहौल बन रखा है। ऐसे में भारत की ओर से 5 S दिए जाते हैं, किसका? सम्मान का, संवाद का, सहयोग का, शांति का और समृद्धि का, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो नेक्स्ट न्यूज़ इसमें क्या है, इसमें इसी के बारे में व्हाट आर द रोल्स एंड पावर्स ऑफ द यूएनएससी एंड इट्स प्रेसिडेंट नेशन, कि यूएनएससी और इसका जो अध्यक्ष देश रहता है उसके पावर्स क्या होते हैं। अच्छा एक चीज़ देखिए, जो भी कोई हेड होगा, जो अध्यक्ष होगा, तो नाम से ही पता चलता है हेड है। जैसे क्लास होता है, क्लास में एक मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर सर्वा होता है ना क्लास में, फिर वो टीचर को शिकायत करेगा कि टीचर ऐसा इसने ऐसे किया। तो उसी तरह जो प्रेसिडेंट होगा वो निर्धारित करेगा ना कि मीटिंग में क्या डिस्कस होगा, है ना, कि मीटिंग में किसको बोलने का अधिकार है, किसको नहीं बोलने का अधिकार है, किसको अभी मौका है, किसको टाइम दिया जाएगा, कितना टाइम किसको दिया जाएगा। तो ये तो मतलब प्रेसिडेंट निर्धारित करेगा ना। तो वही चीज़ है कि सम ऑफ द सिग्निफिकेंट रोल्स ऑफ द यूएनएससी ब्रॉडली इंक्लूड, इसमें क्या क्या है कि इसमें भारत की तरफ से क्या क्या लिया गया है कि मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल एंड पर्पसेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। मतलब संयुक्त राष्ट्र के जो भी और मतलब प्रिंसिपल हैं, संयुक्त राष्ट्र जब बना था बेटा 1945 में, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये हुआ कि भाई कोई तो ऐसा होना चाहिए कि फिर से ऐसी विश्व युद्ध ना हो, इस वजह से यूनाइटेड नेशन बनाया गया था। तो इसमें ये चीज़ कही गई थी, उसके कुछ सिद्धांत रखे गए थे कि सारे ही देशों को उन सिद्धांतों का क्या करना पड़ेगा, पालन करना होगा। तो डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ थ्रेट टू द पीस एक्ट और एग्रेशन एंड रिकमेंड व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। और क्या है, आतंकवाद का मुद्दा, कि आखिर कौन है जो एग्रेशन फैला रहा है, आखिर कौन है। तो जो व्यक्ति एग्रेसर है, जो एग्रेशन फैला रहा है, उसको रोकना पड़ेगा ना। मतलब हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते ना कि एकदम जो भी बोल रहा है कि भैया ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे मुद्दे भारत उठाएगा, ये सारा भारत का हक है। हाउ इज़ द यूएनएससी प्रेसिडेंट नेशन इलेक्टेड। अब मैंने बताया था यूएनएससी में सबसे पहले बताया मैंने यूनाइटेड नेशन 6 परमानेंट उसके ऑर्गन्स होते हैं, उसी में से एक परमानेंट ऑर्गन क्या है, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और यूनाइटेड नेशन के 18 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं, है ना। तो इतना हमने बताया। अब यूएनएससी में हमने बताया 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिनको 5 पीस कहते हैं, और फिर 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। इनका चुनाव बीच बीच में होता रहता है ना, ये 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। अब उसमें क्या होता है बेटा, अल्फ़ाबेट से सारे जितने 15 हो गए, 15 के 15 अल्फ़ाबेट से इनके नाम रखे जाएंगे। अब इनके जैसे मान लो इंडिया है, अब इंडिया आई के बाद जो आएगा उस नाम से जो देश आएगा उसको अध्यक्षता मिलेगी जनवरी महीने की, ठीक है। तो दिसंबर की किसके पास है, तो अल्फ़ाबेट क्रम में ये होता है, ठीक है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। वैसे इसमें तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि क्या है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना, कि गिनीज रिकॉर्ड महा मेट्रो डबल डेकर ब्रिज लॉन्गेस्ट इन वर्ल्ड। महा दिख रहे हैं कैसा, कितना बड़ा ब्रिज है, डबल डेकर मतलब ऊपर भी है नीचे भी है। तो महा मेट्रो, इसको क्या नाम दिया गया है, महा मेट्रो डबल डेकर ब्रिज लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। और इसमें देखिए तस्वीर जो है, हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, इनका जो मंत्रालय है ये बहुत काम, मतलब ये जो देश में अभी इनका पूरा लक्ष्य है कि हम अपने देश में बेटा जितना देश की अच्छी सड़कें होंगी उतना अच्छा देश में व्यापार होगा, है ना। सिंपल सी बात है। अगर सड़कें खराब है, बहुत खड्डे वाली सड़कें हैं, तो एक जो ट्रक जो है, मान लो दूध का एक ट्रक है और वो किसी शहर में दूध पहुंचाने जा रहा है, तो वही बड़ा लेट पहुंचेगा। मान लो देरी की वजह से उसमें से दूध खराब भी हो जाता है तो नुकसान भी बहुत होगा। तो जो लॉजिस्टिक्स होता है ना, जो आने जाने का जो परिवहन का खर्चा होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसे बोलते हैं लॉजिस्टिक्स। तो भारत में लॉजिस्टिक्स का खर्चा आता है 14 रुपये, मतलब 14%। जैसे मान लो 100 रुपये का अगर सामान हम आयात निर्यात कर रहे हैं, इधर से उधर भेज रहे हैं, तो 14 रुपये तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो रहे हैं। तो इसका मतलब है हमें अपनी एफिशिएंसी को, हमारी जो उत्कृष्टता है उसको और बढ़ाना है। तो भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है इस 14 को 10 से कम करके लेके आना है। चाइना वगैरह में 8% है ना, भारत में 14% बहुत ज़्यादा है ना। इसकी वजह से भी हमारे जो बजट पे है बहुत एक्सेस उसमें पड़ता है। तो इसमें क्या है कि हम परिवहन अच्छा करें, हम सड़कें अच्छी बनाएं। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगली हमारी जो न्यूज़ है वो क्या है, मतलब इसी के बारे में है, थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये क्या है। नागपुर में महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित 3.14 किलोमीटर डबल डेकर वायाडक्ट से इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। कहाँ है, नागपुर रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बनाया है। कितना लंबा, 3.14 किलोमीटर। इतना आप लिख लीजिएगा, है ना। इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कितनी लंबाई लिख लीजिएगा, 3.14 किलोमीटर। कहाँ बन रहा है, नागपुर में बन रहा है। तो इतना आपको कर लेना है। इसमें जो सारी चीज़ें थी इतना आपका इंपॉर्टेंट था, ठीक है, डबल डेकर जो आपका ब्रिज बना। चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं।
ये हमारी आज की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। ये क्या थी कि इंडिया होस्ट कर रहा है कॉन्क्लेव ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। तो सबसे पहले तो प्रश्न आता है सेंट्रल एशियन कंट्री कौन सी है ना। तो जब तक आपको पता नहीं होगा सेंट्रल एशियन कंट्री, तब तक तो बता दिया पूरा एकदम कहानी जैसा हो जाएगा। तो सेंट्रल एशियन कंट्री जो हमारी हैं, जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा इधर पूरा, जैसे मान लीजिए इधर भारत है, यहाँ पे भारत के ऊपर एक देश आता है ताजिकिस्तान, है ना। भारत के ऊपर ताजिकिस्तान, उसके आगे आपका आता है इधर उज्बेकिस्तान, है ना। उज्बेकिस्तान, इधर आता है आपका तुर्कमेनिस्तान, इधर हो गया आपका कजाकिस्तान और इधर हो गया किर्गिस्तान। ये जो 5 सेंट्रल एशियन देश हैं, इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आए और इनको होस्ट किसने किया, भारत ने किया। अब भारत मतलब सेंट्रल एशिया के सुरक्षा सलाहकार भारत में आ रहे हैं, मतलब कोई हाई लेवल की मीटिंग चल रही है ना। तो ये देखिए ये सारे हैं, देखिए हमारे इसमें क्या है, एस जयशंकर जी भी उपलब्ध हैं यहाँ पे, और यहाँ पे NSA हमारे जो अजीत डोवाल जी हैं वो भी यहाँ पे हैं, मतलब कोई हाई लेवल की मीटिंग चल रही है ना। तो चलिए देख लेते हैं इसमें। यह पहली बार है जब भारत कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान सहित मध्य एशियाई देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के एक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जो अफगानिस्तान में उभरती सुरक्षा स्थितियों और उस देश में उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के खतरे को निपटने के तरीके पर केंद्रित है। तो इतनी सारी चीज़ें कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। अब देखिए, जब तालिबान आया था, पहली बार आया था 1996 के दौरान, जब रशिया को वहाँ से भगा दिया गया था, कहाँ से, अफगानिस्तान से। रशिया युद्ध हार गया था अफगानिस्तान में, उस समय तालिबान जब आया था तो उस समय हमारे देश में भी 1989 में कश्मीर में बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी हुई थी, कश्मीरी पंडितों को उसी वक्त भगाया गया था, है ना। तो ऐसी देश में, ऐसे में अफगानिस्तान में अगर कुछ हो रहा है तो उसका असर हमारे देश में भी पड़ रहा है। इसी वजह से अभी फिर से वहाँ तालिबान आ गया है ना, तालिबान आ गया, तो फिर से वैसी स्थितियाँ ना आए, इस वजह से सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, उनको भी बहुत आतंकवाद का सामना करना पड़ा था। हम मात्र एकमात्र ऐसे नहीं थे। तो ऐसे में सब लोग कह रहे हैं कि भाई पहले से ही हम क्या हो जाएं, सतर्क हो जाएं, ऐसी अपनी तैयारियां कर लें, आपके देश हमारे देश में कोऑर्डिनेशन हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो इसका उद्देश्य ये था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ है कि IMD क्या है, IMD का फुल फॉर्म है इंडियन जो मेट्रोलॉजिकल, ये जो डिपार्टमेंट है IMD ने क्या किया है, इशू की है वार्निंग फॉर फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन मोंडोस ओवर बे ऑफ बंगाल। इन्होंने कहा है कि बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के ऊपर क्या बन रहा है, एक साइक्लोन बन रहा है। एक साइक्लोन बन रहा है। साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन एक तरह का जो तूफान होता है। तो हमें जानना है साइक्लोन बनने की रेसिपी क्या है, आखिर ये साइक्लोन बन कैसे जाता है ना। साइक्लोन बनने की आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, है ना। तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि जब भी ज्योग्राफी में बेटा बहुत कम समय में इसको बिल्कुल 2 मिनट में समझाते हैं, एकदम इजी वे में समझाते हैं। जब भी सिंपल सा फंडा है, जब भी कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो गर्मी की वजह से यहाँ की हवा गर्म हवा हो जाएगी, वहाँ पे हवा गर्म हो जाएगी और गर्म हवा ऊपर उठेगी तो यहाँ पे क्या होगा, अभी जैसे मैंने कोई चीज़ ऐसे हाथ रखा अपने हाथ के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ हाथ रखा है तो कुछ दबाव है, मैंने हाथ हटा लिया तो यहाँ दबाव कम हो गया। तो यहाँ जो हवा थी अब ये गर्मी की वजह से ऊपर उठ गई है तो यहाँ दबाव कम हो जाएगा। तो यानी यहाँ कैसा प्रेशर बन जाएगा, यहाँ लो प्रेशर एरिया बनेगा। कैसा प्रेशर एरिया बनेगा, यहाँ लो प्रेशर एरिया बनेगा। और हॉट एयर कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो जब बहुत लंबे समय तक किसी एक जगह पे लो प्रेशर एरिया बनता है समुद्र के ऊपर, तो उस लो प्रेशर एरिया के बनने की वजह से बहुत तेजी से हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं और फिर यही जब ऊपर की ओर उठ रही होती हैं तो यहाँ कोरियोलिस फोर्स के कारण, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हमारा कोरियोलिस फोर्स होता है जो राइट हैंड साइड की तरफ लगता है, कोरियोलिस फोर्स होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन यानी रोटेशन के कारण लगने वाला बल, है ना। पृथ्वी पे क्या है, ये कोरियोलिस बल कहते हैं। तो कोरियोलिस बल के कारण ये ऐसे न जाके ऐसे गोल गोल घूम के जाती हैं, बस यही बन गया क्या, साइक्लोन। यही क्या है, साइक्लोन। तो ये साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में बहुत आते हैं ना मानसून के बाद। तो यही एक साइक्लोन हमारा बन रहा है मैंडोस। कहाँ बन रहा है, बे ऑफ बंगाल में। चलिए फिर हम आगे बढ़ जाते हैं इसमें। ये आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया हो। इसमें से अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप फिर से कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कि मैम इसको फिर से समझा दिए, तो अगले सेशन में हम इसे फिर से, वैसे भी अब तो हम आपसे डेली ही मिलते हैं, है ना। तो चलिए
फिर उसके बाद ये क्या है कि यहाँ पे मानसून के बाद के मौसम का दूसरा चक्रवात बंगाल के दक्षिण पश्चिम खाड़ी के ऊपर बनने का और तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश में पूर्वी तट से टकराने की संभावना है, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भविष्यवाणी की है। ये किसने की है? IMD ने इसकी क्या की है? भविष्यवाणी की है। ये लो प्रेशर एरिया कहाँ बन रहा है? लो प्रेशर साइक्लोन बनने की सबसे पहली कंडीशन है कि एक्सट्रीम लो प्रेशर एरिया बनना चाहिए, इंटेंस लो प्रेशर एरिया बनना चाहिए। तो ये लो प्रेशर एरिया साउथ अंडमान सी, अंडमान निकोबार जो हमारा आइलैंड है ना, तो साउथ अंडमान सी के पास बन रहा है। इट इज लाइकली टू मूव वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साइड एंड बिकेम अ डिप्रेशन ओवर अ साउथ ईस्ट बंगाल एंड दिसंबर 6 इवनिंग। मतलब इसमें क्या है कि दिसंबर 6 के इवनिंग तक आते आते, मतलब और इसके आगे सितंबर तक, ये 7 सितंबर वैसे भी ये लो डिप्रेशन का क्षेत्र बन रहा है, तो यहाँ पे क्या है? साइक्लोन आने की संभावना है। ठीक है, अब वैसे तो आपका जैसे हम लोग इंस्टीट्यूट ये है प्रयागराज में, तो यहाँ पे भी ठंड बढ़ जाएगी, थोड़ी क्या हो जाएगी? ठंड बढ़ जाएगी। अब आगे हम क्या आ गए हमारे प्रश्न पे, तो मतलब ये खबर हमारी क्या थी? आखिरी खबर थी। अब ये उसके अनुसार से पिछले जो सेशन में हमने पढ़ाया है उसी के आधार पे प्रश्न पूछते हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देने जाते होते हैं। ठीक है, तो इनके उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। इसमें क्या है? इंडिया का पहला गोल्ड ATM है ना, इसका गोल्ड ATM के बारे में हमने पढ़ा है, तो आपको बताना है कहाँ बनाया गया है इंडिया का पहला गोल्ड ATM। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? दूसरा प्रश्न है कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है ना, अडानी ग्रीन एनर्जी मैंने बताया ना, सोलर और किसमें? विंड में, हाइब्रिड में सबसे ज़्यादा टॉप पे आ गई। तो बताना है कि वो जो अभी नया बनाया है इन्होंने हाइब्रिड, वो कहाँ बनाया है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। ये आपका आज का दूसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न है इंडिया का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व है ना, यानी कि डार्क नाइट स्काई रिजर्व, ये कहाँ पे सेट किया गया है? ये आज के आपके तीनों प्रश्न थे। एक बार फिर से चाहे तो प्रश्नों को रिवाइंड कर लीजिएगा, और इन तीनों ही प्रश्नों के आंसर बढ़ चढ़ कर बेटा आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। इससे क्या होगा? आपकी तैयारी, देखो करंट अफेयर केवल हम पढ़ते जा रहे हैं और हम कुछ रिवाइज नहीं कर रहे हैं, दिमाग में कुछ जोर नहीं डाल रहे हैं। ये प्रश्न आप अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग हो आपकी, आप अपने दिमाग पे जोर डालें, आखिर क्या है, कुछ बहुत गूगल यूज़ करें है ना, कि ताकि सर्च करने में कि आपको आंसर देने हैं, तो आप उसके आंसर्स दीजिएगा। बाकी हम उसको अगले सेशन में कंप्लीट करते हैं उसके आंसर। बाकी कमेंट सेक्शन में भी हम उसमें बता देते हैं कि हाँ ये आंसर इनके सही हैं। ठीक है, तो आप इसको बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिएगा, और सारे जो आप है यूट्यूब चैनल को आप इसको क्या कीजिए, आपको सब्सक्राइब करना है। फिर उसके बाद हम एक बार फिर से आ जाते हैं हमारे उसमें जो हमारे MKC लर्निंग ऐप के बारे में था, है ना। ऐप में हमारी कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो ऐप में आपको प्रैक्टिस करने के लिए सारी ही चीज़ें मिलेंगी, और YouTube पे अलग अलग सेक्शन के आपके क्लासेस। तो ये एक बार फिर से आप इसको देख लीजिएगा। इसमें जो नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं आप इन नंबर्स पे कॉल कर लीजिए। आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए, आपको ये सारी प्रैक्टिस तो वैसे भी आपकी हो रही है, और मतलब प्रैक्टिस जो आपके सारा कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है वो आपका YouTube पे हो रहा है। प्रैक्टिस के लिए आपको ऐप पे आना होगा, है ना। तो आपकी जो PDF अवेलेबल होगी वो भी आपको ऐप पे होगी। ठीक है, तो चलिए बेटा इसी के साथ फिर हम अपनी आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और चलिए फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।